नमस्कार दोस्तों, आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग इस समय पॉलिटी में क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है उसको डिस्कस कर रहे हैं। कल हम लोगों ने हाशियाकरण पर जो है चर्चा शुरू की थी। आदिवासियों की दिक्कत पर हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। तमाम आंकड़ों के जरिए हमने बात को समझने की कोशिश की थी। आज उसी बात को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, और इसके पहले की बात को आगे बढ़ाते हैं मैं पीडीएफ को ले लेता हूँ। कोई और अगर आप लोगों को कल की क्लास से समस्या रही हो, कहीं कोई दिक्कत रही हो, तो आप उसके बारे में बात करेंगे। पर एक बात मैं और बताऊं कि कल की जो आप लोगों की डिस्कशन थी और उसका वीडियो जब मैंने दिया है तो बहुत लोगों ने उसको सराहा है। अब तक मेरे पास एक जो है एमएलए का फ़ोन, जो कि काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं, उनका आ गया और उन्होंने इस इशू पर बात करने के लिए धन्यवाद कहा है। 2-3 एनजीओ वालों का कॉल आई है और एक बड़े पुलिस अधिकारी का, इनकी भी कॉल आई है, और उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह से मुद्दे को रखा है वो काफ़ी जो है काबिल तारीफ है। तो काफ़ी लोगों का जो है अप्रिसिएशन उस पर आया है। अभी तो बहुत टाइम नहीं हुआ और ना ही मैं बहुत अधिक ऐड वगैरह करता हूँ अपने वीडियोस का। फिर भी लोगों का अप्रिसिएशन आना बड़ी बात है, उसका अच्छा जो है सर्कुलेशन हुआ है। तो ये जब आप लोग इंटरेक्ट करते हैं किसी इशू पर, तो वह इशू और शानदार तरीके से उभर करके आता है। जब टीचर एक तरफा पढ़ाता है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे कि जब आप इंटरेक्ट करते हैं तब आप मुझे कितना विवश करते हैं और बेहतर बात करने के लिए। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या ये स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? जी सर। स्लाइड क्या, पीडीएफ ही है क्लास की। यस सर। तो अल्पसंख्यक और हाशियाकरण, इसी मुद्दे को जो है हम लोग आज आगे बढ़ाने वाले हैं। अब हाशियाकरण का मतलब कब हम लोगों ने देखा था कि किसी को जो है वो, जो समाज की मुख्य धारा होती है जिसमें सब लोग साथ में चलते हैं, उससे उसको अलग थलग कर दिया जाना, या उसको किनारे की तरफ ढकेल दिया जाना कि हम सब लोग जो है संसाधनों पर नियंत्रण रखेंगे लेकिन तुम्हें कुछ खास नहीं देंगे। इस तरह की जो बात आती है, ठीक है ना? तो इसी इशू पर जो है हम लोग और आगे बात करते हैं। तो अब अल्पसंख्यक को ले लेंगे। हालांकि सामान्य हमारी जो समझ ये बनी हुई है कि अल्पसंख्यक शब्द जब हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में अल्पसंख्यकों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान याद आते हैं। लेकिन भारत में अल्पसंख्यक किसे कहा गया है, तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक कौन है। अल्पसंख्यक कौन है, हु इज माइनॉरिटी, ये कहीं पर भी इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। इसे कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया कि अल्पसंख्यक कौन है, या अल्पसंख्यक की जो परिभाषा है वह परिभाषा भी कहीं पर जो है दी नहीं गई है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने, ये बहस इसलिए जरूरी है कि कई बार कहा जाता है कि मुसलमानों की जनसंख्या को देख करके एक तो ऐसा लगता है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं। अगर आप लोग महसूस करेंगे तो आज की तारीख में आप टीवी उठा लीजिए, सोशल मीडिया उठा लीजिए, कहीं पर भी उठा लीजिए, तो लगता है कि इस देश में जो है सब और केवल मुसलमान ही मुसलमान रहते हैं, और मुसलमानों के अतिरिक्त हम लोगों को न कुछ दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। क्या करें? अब मुसलमान के साथ सिख भी दिखेगा। अब मुसलमान के, हाँ, वोट मिलने पर है यार। वोट किसके नाम पर जी मिल सर। जाएंगे उस आधार पे हम लोग आगे की बात तय करते हैं, ठीक है ना? तो जी सर। एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द वोट। तो सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषा देने की कोशिश की
अपने कई सारे जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक कौन है। अल्पसंख्यक होने के लिए जरूरी है कि जिस भी धार्मिक या भाषाई समुदाय की आबादी 50% से कम हो आबादी में, उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम अल्पसंख्यक मानेंगे। ये आप लोग साइड में कहीं नोट कर लीजिए। अगर एनसीईआरटी आप लोगों ने खोल करके बैठे हुए हैं तो नोट कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। ये कई बार काम में आएगा, क्योंकि आजकल जो है तमाम बहसें जो केस होती का हैं। संदर्भ, क्या करें? केस का संदर्भ होगा कोई सर इसमें? बहुत सारे केसेस में आया, कोई एक केस में ये बात नहीं कही गई है। जब जब अल्पसंख्यकों को लेकर के कोई विवाद हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा बोला है। अब अगर इस बात को हम मान लें तो जाहिर सी बात है कि पूरे भारत में, अगर आप पूरे भारत की आबादी को देखना चाहेंगे तो पूरे भारत की आबादी में जो मुसलमान हैं, जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, यानी कि हिंदू को छोड़कर शेष सभी अल्पसंख्यक हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम थोड़ा सा और जो है सावधानी के साथ पढ़ने की कोशिश करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि कुछ राज्यों में, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में, ऊपर से चलूँ तो मैं पंजाब में, फिर आपके नागालैंड और मणिपुर में, और फिर नीचे लक्षद्वीप में, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कि हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इन स्टेट्स में कौन है? हिंदू अल्पसंख्यक हैं। जम्मू एंड कश्मीर में मुसलमान डोमिनेटेड हैं, लक्षद्वीप में मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, पंजाब में सिख डोमिनेटेड हैं, लेकिन नागालैंड और मणिपुर में क्रिश्चियन डोमिनेट हैं। अगर जम्मू एंड कश्मीर में बात करें तो आज़ादी के पहले से लेकर के अब तक अगर हिंदू और मुसलमान का रेशियो कहें तो वो लगभग एक बराबर है, बदला नहीं है। इसी तरह से लक्षद्वीप में भी तकरीबन 90% मुसलमान हैं। तो ये हर एक जगह पर अगर कहा जाए तो मुस्लिम आबादी है जो डोमिनेट कर जाती है दूसरे सबसे बड़े वर्ग के रूप में। तो कई बार लोग कहते हैं कि मुसलमानों को जो है अल्पसंख्यक मत कहिए, मुसलमानों को आप दूसरा सबसे बड़ा बहुसंख्यक कहिए, कह लीजिए साहब। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि आप ये समझिए कि अल्पसंख्यक शब्द दिया क्यों गया है। अल्पसंख्यक शब्द राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं दिया गया है, समाज को अस्थिर करने के लिए नहीं दिया गया है, देश को तोड़ने के लिए नहीं दिया गया है, इन कामों के लिए नहीं दिया गया है। तो फिर किस लिए दिया गया है इनको? इनको दिया गया है ताकि यह विविधताओं से भरे देश में अपनी मौलिक संस्कृति को सुरक्षित रख सके। क्योंकि जिस समाज में जितनी सांस्कृतिक विविधता होती है वह समाज उतना ही आगे जाता है, और जिस समाज में सांस्कृतिक विविधता जितना कम होती है वह समाज उतना ही पीछे चला जाता है।
साथ में ही अल्पसंख्यकों के सामने ये चुनौती होती है कि बहुसंख्यक उनको धकेल करके किनारे पर पहुंचा देते हैं। तो कहते हैं कि अल्पसंख्यक शब्द, अब यहां पर जो इन्होंने कहा, भाषा पर ध्यान दीजिएगा कि अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर, यानी कि परिभाषा नहीं है, लोगों की समझ क्या करती है, ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन यानी कि यहां पर जो अल्पसंख्यक को समझने की कोशिश की है वो किस आधार पर की है, गणित के आधार पर, संख्या बल के आधार पर। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं, जिसकी चर्चा मैंने आप लोगों से अभी की। तो ये अल्पसंख्यक का मतलब, क्यों अल्पसंख्यकों को जो है सामने रखा जाता है, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियां इनके सामने हैं। अब केवल संख्या बल के आधार पर हम समझना चाहें तो ये दिक्कत होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में जरा बात करते हैं। तो अल्पसंख्यक कौन कौन है? अल्पसंख्यक जो हैं वह मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक सिख हैं, अल्पसंख्यक क्रिश्चियन या ईसाई हैं, अल्पसंख्यक जैन हैं और अल्पसंख्यक बौद्ध हैं। लेकिन इसमें से अगर देखें तो यह चारों जो है काफी समृद्ध हैं। समृद्ध किस क्षेत्र में है? चाहे शिक्षा में कहिए, चाहे स्वास्थ्य में, जीवन प्रत्याशा में कहिए, चाहे आमदनी के मामले में कहिए, ये काफी जो है समृद्ध रहते हैं। जबकि मुस्लिम्स जो हैं वह हर जगह पिछड़ गए हैं। और इसके पीछे एक कहीं न कहीं वजह जो है इस समाज के लोगों के बीच में है कि उन्होंने शिक्षा आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। उनका जो है टोटल ध्यान जो है वह केवल धर्म के नाम पर जो है उटपटांग हरकतें करने पर रही है। और ये बात अगर आपको लगता है कि चुभने वाली है या फिर समथिंग अगेंस्ट मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के बोल रहा हूँ, तो ये ऐसी बात नहीं है। तमाम आंकड़े जो है इस बात को साबित करते हैं। लेकिन इसके पहले आइए एनसीईआरटी जो जिक्र कर रही है उसको गंभीरता के साथ समझें। और वो ये एनसीईआरटी आपकी क्या कहने की कोशिश कर रही है? एनसीईआरटी यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही है कि यह अवधारणा समाज में मान लीजिए कि बैठा हुआ है, तो भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप संख्या बल में ज्यादा हैं तो आप जो चाहिए कहिए, जो चाहे सुनिए, आपकी जो है खुली गुंडई यहां पर होगी। ये खुली गुंडई होगी। आप संख्या बल के आधार पर सत्ता पा सकते हैं, संख्या बल के आधार पर जो है आप समाज को तय कर सकते हैं कि समाज क्या खाए क्या नहीं खाए। जैसे अभी जैन समाज जो गुजरात में डोमिनेटिंग है, गुजरात और राजस्थान दो जगहों पर जैन समाज बहुत डोमिनेटिंग है। और ये कभी आपको सोचना होगा कि जैन समाज पश्चिम में ही जाकर के क्यों डोमिनेट करता है।
वह पूरब में क्यों डोमिनेट नहीं कर पाता है। और बौद्ध समाज, इस पर कभी चर्चा होगी जब इतिहास की क्लासेस होंगी, जो भी सर आप लोगों को पढ़ाएंगे वो बताएंगे इसके बारे में। तो बौद्ध समाज जो है वह पूर्वोत्तर की तरफ जाकर के को डोमिनेट करता है। ये बड़े ही जो है अचरज भरे सवाल हैं, लेकिन अच्छे सवाल हैं, हमें इन पर जो है चर्चा करनी चाहिए। पर हाल फिलहाल हमारी चर्चा कहां पर मुड़ी रहेगी, हमारी चर्चा रहेगी कि संविधान निर्माताओं ने इस बात को माना कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर देती है। इसीलिए मैंने कई बार कहा कि कई बार लोकतंत्र का मतलब हम क्या समझ लेते हैं, लोकतंत्र का मतलब हम समझ लेते हैं बहुमत, मेजॉरिटी। लोकतंत्र का मतलब हमने किस चीज से ले लिया है, मेजॉरिटी से ले लिया है। तो क्या मेजॉरिटी जो कुछ भी कहना चाहेगी, करना चाहेगी, उसे हम जो है हर हाल में जो है एक्सेप्ट कर लेंगे? अगर ऐसा होगा तो फिर बहुमत किसमें परिवर्तित हो जाएगा? भीड़ तंत्र में, मोबोक्रेसी में। फिर इसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भीड़ मनमानापन करेगी, जैसे कि आज के वर्तमान समाज में होता है। अब सूरत का ये एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के जरिए अपनी बात को जो है वह समझाने की कोशिश करते हैं। जरा इसको समझिएगा। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है, और सूरत शहर नहीं है, मतलब कि कंडीशन है कि छोटा आकार यानी कम जनसंख्या होना घाटे की बात साबित होगी, और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते जाए। मैं इस बात को ऐसे भी समझाऊंगा कि आज जो गुजरात, परवेश तुम्हें मेरी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, है ना? मेरा उद्देश्य जो है तुमको निशाने पर रखना नहीं है, तुम समझना कि ये एक एग्जाम्पल को समझने के लिए जरूरी है। ये मत समझ लेना कि आशीष सर ऐसा सोचते हैं। मैं ऐसा नहीं सर, जैसे गुजरात को बताया गया है ना, वैसा है ही नहीं। अब पहले तुम मेरी सुनो। मुझे पता है कि तुम गुजरात के बारे में बढ़ चढ़ करके बात करोगे, लेकिन अभी शांत हो जाओ। आज गुजरात जो है, या गुजरात की तरफ से जो शासन का मॉडल चला है या राजनीति चली है, उसमें यह कहा जाता है कि बहुमत के आधार पर, या फिर वो कहते हैं कि लोग अपनी संख्या बढ़ा करके, वो फलाना समुदाय अपनी संख्या बढ़ा करके वह नियंत्रण करना चाहता है। लेकिन 70 के दशक की बात है, आप लोग को मैं बताऊं कि इसी गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, वहां के नेता लोग वो नारा देते थे कि और जनसंख्या बढ़ाओ। उनको ये लगता था कि उत्तर प्रदेश में चूंकि जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए दिल्ली की राजनीति में उसका दबदबा होता चला जा रहा है। ये बहुत लंबे समय से जो है चला, और लोग अपने यहाँ पब्लिक को बोलते थे कि और बच्चे पैदा करो। आज वही लोग जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बात कर रहे हैं। तब लोग कहते थे और बच्चे पैदा करो ताकि हमारे प्रदेश की जो है आबादी बढ़ जाए और हम जो है और अधिक राजनीति में भागीदारी कर सके। और ऐसे में इंदिरा गांधी ने जब जनसंख्या नियंत्रण के उपाय किए, तो वो लोग खुल करके
उन नियंत्रणों का जो है विरोध कर रहे थे कि नहीं साहब, ये चीज जो है सही नहीं है। कारण कि जनसंख्या के आधार पर उन्हें लगता था कि सत्ता नियंत्रित होती है। आज जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आ गई तो अब वो जो है अलग तरीके से बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हर कोई अपने पक्ष में वोट बैंक को मोड़ना चाहता है। और ये सही भी है कि उत्तर प्रदेश की दिल्ली की राजनीति में हनक ज्यादा होती है। अगर आप प्रधानमंत्रियों की संख्या देखिए तो प्रथम प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से, द्वितीय प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से, तृतीय प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से, चतुर्थ प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से, पंचम प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से, षष्ठम प्रधानमंत्री नहीं, चतुर्थ प्रधानमंत्री अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से नहीं, गुजरात से थे। पंचम प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश, षष्ठम प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश, सप्तम प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश, अष्टम प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश, नवम जाकर के फिर आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद सिंध पंजाब क्षेत्र से, और उसके बाद कर्नाटक से, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश से आए। उसके बाद भले ही वो पंजाब के जो है प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस समय जो है राजनीति का केंद्र बिंदु फिर उत्तर प्रदेश से होता था। यहाँ की जब गुजरात के छोरे को ये ख्याल आया कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो नर्मदा मैया को का त्याग करके वह आकर के गंगा मैया के चरणों में लौट गया। न आया हूं न बुलाया गया हूं, न आया हूं न लाया गया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और उसने भी उत्तर प्रदेश की माटी अपने सर पर लगा ली। ये उत्तर प्रदेश की हनक रही है। और जो कहीं न कहीं और बहुत लंबे समय से ये षड्यंत्र उत्तर प्रदेश के खिलाफ रचा गया कि उत्तर प्रदेश को कई टुकड़ों में बांट दिया जाए, और ये लगातार चलती रहती है। तो बहुसंख्यक समाज जब हावी होता है तो वह अल्पसंख्यक समाज को नुकसान पहुंचाता है, उसको हाशिए पर रख देता है। अब ये बहुसंख्यक समाज भाषा के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, क्षेत्र के आधार पर हो सकता है, इनमें से किसी भी आधार पर हो सकता है ना। इसी बात को कहते हैं, ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक, अब ये बहुत हमेशा याद रखिएगा कि जब जब अल्पसंख्यक समुदाय का प्रयोग किया गया है, जरूरी नहीं कि यह केवल धार्मिक आधार पर किया गया है, यह किसी भी आधार पर किया जा सकता है, लेकिन जो प्रचलित शब्दावली है वह हमेशा जो है किस आधार पर होती है, वह हमेशा और हमेशा धार्मिक आधार पर होती है। लेकिन आपको जब भी यूपीएससी के स्टैंडर्ड पर आ जाएगा तो आप केवल धार्मिक आधार पर मत लिखिएगा। अब ये प्रश्न बहुत जरूरी है, इसे आप लोगों को चाहिए कि 150 शब्दों में इस पर एक निबंध लिखिए कि अल्पसंख्यकों के लिए हमें सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। लिखना पसंद करेंगे आप लोग? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। तो ये कहते हैं कि ये प्रावधान उन्हें इसीलिए बहुसंख्यक वर्चस्व से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अनुच्छेद 29-30 भारतीय संविधान में रखा गया। मेरी आप लोग से गुजारिश है कि अनुच्छेद 29-30 को आप उठा करके एक बार देख लीजिएगा। अनुच्छेद 29 कहता है कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। धार्मिक एवं भाषाई, सांस्कृतिक नहीं। यहां पर किसका प्रयोग किया गया है? भाषाई।
यानी कि संविधान में अल्पसंख्यक के लिए क्या ग्राउंड्स लिए गए हैं? 2 ग्राउंड्स लिए गए हैं। एक तो धार्मिक लिया गया है और दूसरा जो है भाषाई लिया गया है। यह हमेशा याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है, पीसीएस लेवल पर अक्सर करके पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता और न्याय की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध होता है। तो ये इस प्रश्न का जवाब भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और कहाँ कहाँ पर इसकी जो है रक्षा की जाती है? पहले तो प्रस्तावना के जरिए की जाती है। प्रस्तावना के जरिए किन किन शब्दों में आपको इसकी झलक मिलेगी? जब सांस्कृतिक विविधता की रक्षा की जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है हम भारत के लोग। जब ये कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया कहे जाने का मतलब है कि यह भारत किसी के बाप की बपौती नहीं है। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा कमाल का शेर है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, यह हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़े ही है। तो यह हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। यह हिंदुस्तान जो है किसी के बाप का नहीं है। फिर कैसे है? अगर इसको ले तो ये हम सब का है, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का, किसी एक राजनीतिक दल का, किसी एक सांस्कृतिक दल का यह नहीं है। अगर आप ये बोलते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ तो मतलब क्या है? तुम पाकिस्तान चले जाओ ये शब्द कह देने का मतलब है कि तुम देशद्रोही आदमी हो। जो भी आपको ये कहता मिल जाए कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, वह देशद्रोही है। वह देशद्रोही क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान में उसकी कोई आस्था, कोई रुचि नहीं है। वह भारतीय संविधान का खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहा है और ऐसे में ऐसे व्यक्ति को बाहर भेजना जो है, या उसको बाहर नहीं, उसको अंदर भेजना, अंदर कहाँ, जेल भेजना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों की प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। आप किसी को भी इस देश से पाकिस्तान भेजने की औकात नहीं रखते, ना ही संविधान इस बात की इजाजत देता है। बोलने की आजादी पर जो प्रतिबंध है उनमें से एक प्रतिबंध ये भी है कि आप इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध बात नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निसंदेह देश विरोधी हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसा बोलता हुआ मिल जाए, और इसके ऊपर बाकायदा कानूनन मुकदमा ऐसे व्यक्ति पर होना चाहिए जो ये कह दे कि आप देश के विरुद्ध हैं, उसकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए। क्योंकि ये संविधान की मूल भावना है कि यह संविधान हम सब का है, किसी के बाप का नहीं है। तो कोई भी अगर आपको कहता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ तो उसकी नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए। क्योंकि वह भारत के संविधान में आस्था नहीं रखता है। क्लियर है मेरी बात? कानून को कायम रखने के लिए हम न्यायपालिका की जो है आवश्यकता पर, अच्छा मैं यहीं पर बात कर रहा था। तो प्रस्तावना में पहला शब्द है, मैं बताते बताते मैं आगे बढ़ गया। तो प्रस्तावना में अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है स्वतंत्रता का, लिबर्टी का।
या इसके पहले भी अगर आप देखिए तो लोकतंत्र शब्द भी यहां पर शामिल है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब बहुमत का शासन न होकर के सबका शासन होता है। लोकतंत्र किसी एक दो व्यक्ति का शासन ना होकर के सबका शासन होता है। ठीक है। फिर गणतंत्र है। गणतंत्र को यहां पर कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि गणतंत्र क्या है, आप में से कोई गणतंत्र की परिभाषा देगा? कौन गणतंत्र की परिभाषा देना चाहेगा यहां पर क्लास में? Who would love to do? निधि, अनुज? सर मैं बाहर से क्लास कर रही हूँ, मैं अभी तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी। डन डन डन। अनुज, महेश, परवेज, सूरज, गणतंत्र किसे कहेंगे? कोई नहीं बताएगा। गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र कहे जाने का मतलब है कि राज्य अथवा राष्ट्र का कोई भी विषय, Who has raised the hand? किसने हाथ उठाया भाई? सर विधि के अनुसार सर राज्य की शक्तियों का प्रयोग करना ही गणतंत्र कहलाता है। बिल्कुल नहीं, वो विधि का शासन होता है जी, वो गणतंत्र नहीं हुआ। चलिए अच्छा एक बात बताइए, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना हम लोग? जी सर। क्यों मनाते हैं? छब्बीस जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? सर संविधान को पूर्ण रूप से संविधान के तहत विधि के अनुसार देश को चलाने के लिए। अगर यही बात होती तो संविधान दिवस के नाम से मनाना चाहिए, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? दुनिया में सभी जगहों पर जहां पर कि संविधान पूरी तरह से जिस दिन लागू हुआ, क्या उसको गणतंत्र दिवस बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। जी सर। तो फिर ऐसा क्यों है? 1930 में उसको मनाया गया था, पूरी शब्दावली याद तो नहीं आ रही। ऐतिहासिक कारण हो गया ना कि ये एक डेट हमने चुन ली, ये एक ऐतिहासिक कारण है कि हमने एक डेट चुनी है, ठीक है ना। ये इसका कारण नहीं कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं उस तारीख को। आगे बताइए। बचपन से आप गणतंत्र दिवस मनाते रहे हैं, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि आप गणतंत्र क्यों मनाते हैं? क्योंकि सर हमारा संविधान लागू हुआ था इस दिन पूर्ण रूप से। सर इस दिन से सर जनता के द्वारा नियंत्रित प्रणाली विधि के अनुसार या संविधान के तहत विधि के अनुसार लागू की गई थी। बात तो हो रही है जिसको मैंने कॉन्ट्राडिक्ट किया, वही बात तो आप लोग बार बार पलट करके बोल रहे हैं ना। देखिए गणतंत्र दिवस जो अभी मैं इस पर जो है और थोड़ा लिखता हूं। लोकतांत्रिक सरकार
प्रणाली के साथ लागू किया गया। ये तो गणतंत्र शब्द के कई मायने हैं। पहला मायने ये है कि देश या राज्य का मुखिया ये बिल्कुल बच्चों वाली भाषा समझा रहा हूं, निर्वाचित होगा, चुना हुआ होगा, ना कि वंशानुगत होगा। यानी कि राजा महाराजा नहीं होगा। वंशानुगत अगर होता तो राजतंत्र कहलाता है, लेकिन निर्वाचित है। लेकिन यही परिभाषा पर्याप्त नहीं है। दूसरी परिभाषा यह है कि राज्य का कोई भी सार्वजनिक पद, ये लिख लीजिए कहीं, राज्य का कोई भी सार्वजनिक पद सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होता है, सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। पहले के जमाने में क्या होता था कि केवल परिवार विशेष के लिए लोगों को होता था। जैसे कि अगर आप देखिए बीजेपी में, तो बीजेपी में अभी क्या है कि बीजेपी में अध्यक्ष वही बनेगा जिसे कि 1.5-2 लोग जो है कुल मिलाकर के 3-4 लोग जो मिलकर के चुन लेते हैं। आपने कभी सुना कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है? नहीं हुआ है। किसी भी पार्टी में, अगर एक कांग्रेस को छोड़ दीजिए जिसमें कि समय समय पर अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, हालांकि सबसे ज्यादा आप आरोप कांग्रेस पर ही लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस को छोड़ करके आप किसी भी दल का नाम ले लीजिए, आप आम आदमी पार्टी का नाम ले लीजिए, किसी का भी नाम ले लीजिए, क्या उनके यहाँ चुनाव होता है अध्यक्ष का? और जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, आज 8-10 साल हो गए, क्या इन 8-10 सालों में आम आदमी पार्टी के संयोजक का चुनाव हुआ है? अरविंद केजरीवाल को किसने संयोजक बना रखा है? तो अरविंद केजरीवाल क्या है? आम आदमी पार्टी एक प्रॉपर्टी है जिसके मालिक हैं। लेकिन आप कांग्रेस में देखिए तो कांग्रेस में इसके पहले मुझे लगता है कि 2017-18 में चुनाव हुए थे, और उस चुनाव में शहजाद पूनावाला राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। शहजाद पूनावाला जो है किसी वजह से उनका पेपर जो है रद्द हो जाता है, और अंततः राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं। चुनाव हुआ था, वोटिंग हुई थी, तो वो चुनाव जीतते हैं, और चुनाव जीतने की वजह से जो है आते हैं। उसके बाद 3 या 4 साल के भीतर कांग्रेस में फिर से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। लेकिन बीजेपी में जेपी नड्डा दूसरी बार चुन लिए जाते हैं, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। किसने किया ऐसा? जेडीयू नीतीश कुमार लगातार पार्टी के अध्यक्ष बने हुए, किसने ऐसा किया? आप समाजवादी पार्टी में चले जाइए, बहुजन समाज पार्टी में चले जाइए, आप जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, एक कांग्रेस को छोड़ करके भारत में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, या कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके यहाँ भी जो है एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही चुने जाते हैं। बाकी भारत में आप किसी भी पार्टी में नहीं पाएंगे कि चुनाव होता है। और उसके बाद सबसे अधिक आरोप किस पर लगता है? मतलब देखिए कि किस तरह से आपको लगातार बेवकूफ बनाया जाता है। आपसे कह दिया जाता है कि आप बेवकूफ हैं, आप कहते हैं हाँ हम बेवकूफ हैं, क्योंकि बेवकूफी के सिवाय हमारे पास और कोई काम धाम भी आजकल नहीं है। तो राज्य का कोई भी सार्वजनिक पद सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि तमाम राजनीतिक दल जो होने चाहिए थे वो भी इसी गणतंत्र की प्रक्रिया पर होने चाहिए थे, लेकिन नहीं। आप आईएएस पीसीएस भी बनते हैं तो अपनी योग्यता के दम पर बनते हैं, और निर्धारित योग्यता को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति जो है बन सकता है। तीसरा क्या होता है? राज्य का कोई भी मसला सार्वजनिक है, सबका है, वह किसी का व्यक्तिगत मसला नहीं हो सकता।
वह किसी का व्यक्तिगत मसला नहीं हो सकता। है ना? यहां तक की बात क्लियर हो गई आप लोगों को? कि गणतंत्र किसे कहते हैं, रिपब्लिक किसे कहते हैं? जी सर, लेकिन सर इसमें एक पॉइंट है सर। सर सब सार्वजनिक पद बताया है कि सभी के लिए होते हैं, कि हर पद के लिए कोई भी आवेदक आवेदन कर सकते हैं। योग्यता निर्धारित सरकार कर सकती है। जी सर, लेकिन सर जो राष्ट्रपति का अंगरक्षक होता है सर, उसके लिए फिर स्पेशल कास्ट को ही क्यों डिवोर्स किया जाता है, यानी कि बाकी को हटा दिया, जैसे सिख, राजपूत और यही होंगे, कोई भी ऐसी कैटेगरी से नहीं जा सकते हैं राष्ट्रपति अंगरक्षक बनने के लिए। ये पूरी तरह से भ्रामक जानकारी है, क्योंकि सर अनुज कभी उसके जो है आप इंटरव्यू वगैरह फेस करेंगे, कहीं ये गलती से बोल मत दीजिएगा। इसीलिए सर पूछना चाह रहे हैं सर आपसे। ये पूरी तरह से भ्रामक जानकारी है ना? गलती से भी इस शब्द का प्रयोग कभी मत करिएगा, गुनाह है। ठीक है, आइए। लेकिन सर उसका जो हाँ, उसका सर जो आवेदन आया था सर, उसमें तो लिखा हुआ था ना, उसमें जो योग्यता थी कि ये होनी चाहिए, वो मैं आपके पास शेयर भी कर सकता हूँ सर। अंगरक्षक के लिए कभी भी इस तरह से आवेदन नहीं निकाला जाता है, बल्कि वो एक विशेष प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं। कभी आपने उसका पब्लिक आवेदन देखा है? जी सर, मैं शेयर करूंगा सर ग्रुप में। जरूर आप शेयर करिए कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक के लिए जो है सार्वजनिक को माना जाता है। भैया, जब तक वो सीधे मिलिट्री वगैरह के स्पेशल अधिकारी लिए जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को भी जो है चुन करके आपने जो है अंगरक्षक बना। नहीं सर, उसमें अलग से चुने जाते हैं। इसके लिए सर कोर्ट में भी गए थे सर कुछ लड़के, कि इसमें सबके लिए क्यों नहीं, कास्ट का क्यों किया गया है, जबकि आप भेजिएगा, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। वो देखा जरूर जाएगा। जी सर, ठीक है, अगर होता है तो इस पर जो है कल हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो गणतंत्र की यह परिभाषा क्लियर हो गई। यस सर। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये कहते हैं कि अब क्या होता है कि गणतंत्र हमारे यहाँ अपनाया गया है। अब गणतंत्र में जो है मैंने कुछ चीजें आप लोगों के लिए ली। इसके अलावा हम और कहां कहां पर देख सकते हैं कि जहां पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव को रोका गया है। तो प्रस्तावना में ही जहां पर आप लोग लिख रहे हैं वहां पर आगे जो है कंटिन्यू करिएगा कि प्रस्तावना में आपका स्वतंत्रता शब्द मैंने ले लिया है, पहले ही स्वतंत्रता शब्द है, और साथ में मानवीय गरिमा शब्द है। तो वह भी अल्पसंख्यकों के लिए जो है या सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने के लिए है, और साथ में ही बंधुत्व के लिए भी है। बंधुत्व शब्द जो है, ये शब्द का जो प्रयोग किया गया है इसी अर्थ में किया गया है। मेरे पास अनुज का मैसेज आया हुआ है, मैं इस मैसेज को ओपन कर देता हूं, आप सभी लोग देखिए। सर मैं आपको भेज रहा हूँ सर, जो दिल्ली हाईकोर्ट में सर इनको भेजा है। हाँ, पीएम मोदी के लिए सर, उनको सुनवाई के लिए कि किस तरह सिर्फ 3 कास्ट पे क्यों रखा गया है, वो भी मैं सर
तो ये जो आपने भेजा है ये कहाँ की न्यूज है? ये तो कोई इसका सोर्स नहीं पता चल रहा है ना कि जो आपने मुझे भेजा है। इसका सोर्स भी तो मेरे पास होना चाहिए ना। सर दिल्ली जो सर राष्ट्रपति अंगरक्षक के वो वेबसाइट है उसी पे ही है सर। ठीक है, आप लिंक शेयर करिएगा। ठीक है, जरूर हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये चौंकाने वाली बात है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो जरूर देखेंगे, हम खारिज नहीं कर रहे हैं। आप जो भी भेज रहे हैं उसमें लिंक नहीं है, कोई ऑथेंटिक लिंक होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं कि कानून को कायम, मतलब कि ये तो हो गया शब्द प्रस्तावना से सांस्कृतिक विविधता को सुरक्षित रखने के लिए। इसके अलावा अनुच्छेद 15, 16 में भी जब कहा जाता है कि धर्म, जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, तो ये भी है। साथ में ही डायरेक्टली यहाँ पर हम अनुच्छेद 29 और 30 को भी लेंगे, और अधिक अगर आप समझना चाहते हैं तो 25 से 28 को भी आप ले लीजिए। 15 और 16 को पूरी तरह से समझने के लिए अनुच्छेद 14 को भी मिला लेना चाहिए। तो ये तमाम आर्टिकल्स हैं। आप अगर पॉलिटी का मेरा जो है वीडियोस देखेंगे तो वहां पर इन पर मैंने बहुत डिटेल में चर्चा कर रखी है, तो आपको वहां पर इसे जरूर पढ़ना चाहिए। अब आइए मुसलमान अल्पसंख्यकों में, विशेष तौर से मुसलमानों को लेकर के जो स्थिति बनी है उस पर बात करें। तो 2000 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 13.4% है। क्या इसको लेकर के कोई और डेटा आप में से किसी के पास है? 14% जो कौन सा है? 14%। तुम तो मत ही बोला करो परवेश, तुम पर तो इतना मुझे गुस्सा चढ़ गई है। तुम्हारी आवाज 14.2 14.2, ये कब का आंकड़ा है? सर ये लेटेस्ट 2011 का दिया हुआ है। अच्छा, हम 2001 का आंकड़ा पढ़ रहे थे ना। हाँ, तो 2001 के मुकाबले 2011 में यानी कि ये 14.2% तक है अभी। पर परवेज, तुम्हारी आवाज ठीक आती है, लेकिन तुम कोई ना कोई नाटक तो जरूर करते हो जिसकी वजह से तुम्हारी आवाज हर बार गड़बड़ होती है और समझ में नहीं आती है कि कहाँ गड़बड़ करते हो। जबकि तुम्हारी आवाज ठीक ठाक आती है, जब तुम सही से बोलते हो तो आवाज आती है। चलिए आगे जरा इस जो है डेटा को हम देखते हैं। तो मुसलमानों की जो है आबादी कितनी हो गई 2011 के हिसाब से? 14 कितना बोला था बेटा भी आपने? 2 है सर, 14.2%। ये कौन बोला? अनिका बोल रही है आज? यस सर। आज तेरी आवाज आ गई। ये कहाँ से आश्चर्य हुआ? ठीक है, तो 14. सर आज हाँ बोलो बोलो। नहीं, मैं ऑलरेडी आज मोबाइल से कनेक्ट किया ना, इसलिए लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है माइक की। तो बेटा एक माइक आती है 100-150 रुपए का, उसको जो है बाहर से भी जोड़ सकते हो, कर लो उसको, ठीक है ना? या फिर सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रखी है तो वो ठीक करनी है। उसकी सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है माइक्रोफोन की। थोड़ा सा उसको वैसे ठीक, तो थोड़ा सा तिरछा करके उसके ऊपर जो है 2 मुक्का मार और उसमें जो है 2-2 ड्रॉप तेल डाल दे। ये हम लोगों ने देखा, हम लोग खिड़की वगैरह काम नहीं करती तो हम लोग ऐसा करते हैं। तो 14.2%, तो इन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है, क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। अब आप जरा देखिए कि भारत में अल्पसंख्यक कई हैं। मैं चाहूंगा कि कल जरा इस मुद्दे पर एक खुली बहस हो
ठीक है, तभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि अल्पसंख्यकों में आप तुलना करिए कि मुस्लिम्स को लीजिए, आप क्रिश्चियंस को लीजिए, आप सिख को लीजिए, आप जैन को लीजिए और आप बुद्ध को लीजिए, और इनमें सबसे अगर सामाजिक आर्थिक पैमाने पर कोई पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान ही क्यों पिछड़े हैं। ये कल मैं एक ओपन सेशन चाहूंगा कि कल इस पर आप सभी लोग बात करिए, आप लोग रिसर्च करिए, सर्च करिए, और बिना किसी पूर्वाग्रह के और बिना डरे हुए इस पर जो है आप लोग खुल करके अपनी राय रखिए। ठीक है, विभिन्न स्रोतों से जो है जो आंकड़े जुटाए गए हैं उसके हिसाब से सुविधाओं पर जो है आप लीजिए, और जरा देखिए कि कच्चे घर में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो है अंतर है। तो मुसलमान कितने, मतलब कि अगर 100 मुसलमान हो तो उसमें से तकरीबन 64 मुसलमान, ये क्या कोई बात का आंकड़ा है सूरज तुम लोग की एनसीईआरटी में, या यही आंकड़ा है? सर यहाँ पे 2008 और 2009 का दिया हुआ है। तो काइंडली शेयर टेलीग्राम पर, टेलीग्राम या हाँ सर, अभी शेयर कर रहा शेयर हूँ। करो। हाँ, करो करो करो, उस पर ही बात करेंगे। और जब तक वो कर रहे हैं तब तक आप लोग देखिए, तो इसमें जितने भी आंकड़े दिए गए हैं उनमें सभी जगहों पर अगर देखिए तो हिंदुओं के 43% हिंदू के घर में बिजली है तो मुसलमान 30% है। पाइप का पानी अगर मुसलमान 20% प्रयोग कर रहे हैं तो हिंदू 25% कर रहे हैं। तो और ये 1994 का है, यह उस वक्त का है जब कांग्रेस के ऊपर जिसकी सरकारें ज्यादातर रही हैं उनके ऊपर जो है आरोप लगातार लगता रहा है कि वे जो है मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया, तब ये स्थिति है। ये किसके पीछे इतना शोर हो रहा है भाई? कौन? इसका मेरे पीछे होगा उस पर। आवाज बंद करो। अरे यार इसको सीधा भेज दिया होता तुमने, तुम भी कमाल के आदमी हो। अब इसको कैसे पढ़ें? इसको अब मैं पहले डाउनलोड करूं फिर शेयर करूं, सीधा भेज दिया होता है एक ही बार में। सर मैंने भी आपको सेंड किया है, एक बार देख लीजिए। ओके, तुमने टेलीग्राम पे किया है? हाँ जी सर। ओके, गॉट इट। इससे हम लोग का काम बन जाएगा, है ना? लेकिन यहाँ पर भी डाउनलोड करना ही पड़ेगा। चलो डाउनलोड करके हम लोग देख लेते हैं। डेस्कटॉप पर ले आए, डाउनलोड्स में आएगा, सॉरी, और डाउनलोड्स में टेलीग्राम में आएगा। टेलीग्राम में भी कहाँ पर आएगा, इस नाम से? बड़ी बड़ी मुसीबत है यार, इसीलिए व्हाट्सएप सही रहता है। व्हाट्सएप में पता चल जाता है कि कहाँ पर हुआ है। व्हाट्सएप पर कर सकते हो कोई जने? व्हाट्सएप पर करो प्लीज, इसमें खोजना पड़ जाता है काफी। सेव एज, सर कर दिया सेंड। अब अगर जो है यहाँ पर इन आंकड़ों को देखें तो पक्का घर के बारे में बात करें तो ये आंकड़े आप लोग को पूरी तरह से दिख रहे हैं ना सही से? तो आंकड़े दिख रहे हैं ये या नहीं दिख रहे हैं?
तो ये सर नहीं दिख रहे हैं, पर है बुक में है। दिख रहा है सर। दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हिंदुओं के अगर घर में देखें तो पक्के घर कितने लोग हैं, ये ज्यादा बेहतर आंकड़ा 65.4% है, जबकि मुसलमानों को पक्के घर 63.8, यानी कि काफी अंतर आया होगा। ये आंकड़ा कब का है, 2008-9 के बीच में। तो अगर कहें तो पहले के मुकाबले काफी सुधार हुआ है। जो पुराना आंकड़ा दिया हुआ था उसमें ये कितना है मैं पढ़ करके बता देता हूं। पुराने आंकड़े में अगर जो है कच्चे घर बोलें तो मुसलमानों के 63.6 हैं, यानी कि मुसलमानों के पक्के घर जो है 94 में कितने रहे होंगे, तो वो करीबन करीबन जो है हम 64 मान ले तो 36% रहे होंगे, लेकिन वहां से बढ़कर के ये 63.8 आ गए हैं। और हिंदुओं का भी जो परसेंटेज रहा है वो अब 65.4 हो गया है, जो कि पहले केवल 45% था। तो काफी अंतर आया है। इसी तरह से अगर मुसलमानों के यहाँ ये ईसाइयों में देखें तो ईसाई ज्यादा पक्के मकान में रहते थे, वो तकरीबन 69.3, और सिख जो है 91.3। बिजली के बारे में देखें तो हिंदुओं के पास 75% जो है हिंदू जो है अगर बिजली का उपयोग कर रहे थे, तो उसके मुकाबले मुसलमानों में ये काफी कम था। मुसलमानों में ये 67.5 था, जबकि अगर 2000 हम ये कब का आंकड़ा देख रहे हैं 1994 के हिसाब से देखें तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 30% मुसलमानों के घर में बिजली है, जबकि हिंदुओं में 43.2 है, यानी कि काफी तरक्की जो है की होगी इस दौरान। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का अगर अंतर देखेंगे आप तो साथ में ही अगर आप एक और आंकड़े को लीजिए तो पाइप का पानी अगर जो है नल का पानी, तो जहां पर जो है 1994 में केवल 25.3% हिंदू जो है प्रयोग करते थे, अब वो संख्या बढ़कर के 43.7 हो गई, और केवल 19% जो मुसलमान करते थे वो संख्या बढ़कर के 35.8 हो गई। इसके पीछे एक रीजन और भी समझिएगा कि ये जो परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि 90 के दशक के बाद जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसने अचानक से शहरी सुविधाओं को बढ़ा दिया। ये काफी तेजी से हुआ। हालांकि इसी के मुकाबले ईसाई और सिख को देखिए तो इनके यहाँ ये परसेंटेज हिंदुओं से बेहतर हर मामले में है। तो पिछड़ेपन का कारण क्या है? पिछड़ेपन का कारण जो है मुझे ये लगता है कि किसने कितना अधिक अपने यहाँ शिक्षा का प्रसार होने दिया और कहां पर जनसंख्या घनत्व कम रही है। अगर सिख और ईसाई में देखें तो जनसंख्या घनत्व कम होती है, जबकि मुसलमानों में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा होती है। हालांकि कल इस मुद्दे पर हम लोग और चर्चा करना चाहेंगे। इसी तरह से और आंकड़े ले लेते हैं हम लोग, शिक्षा आदि से संबंधित अगर आंकड़े को ले लेते हैं तो विभिन्न धर्मों में 2011 के हिसाब से शिक्षा का आंकड़ा क्या है। मेरे पास 2001 का भी शिक्षा का आंकड़ा है, हम उसको भी ले लेंगे। तो हिंदुओं में अगर कहा जाए तो 2001 में अगर हम बात करें हिंदुओं में तो साक्षरता कितने परसेंट रही है, तो साक्षरता 2001 में हिंदुओं में 65% रही है, जबकि 2011 में ये कैसे आंकड़े आ गए, 2011 में हिंदुओं में जो है आंकड़ा 63% है। मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। मुसलमानों में, क्योंकि साक्षरता तो गिरी तो नहीं होगी, मुसलमानों में 2001 में साक्षरता जो है ये दे रहे हैं कि 59% है, लेकिन 2011 में ये कह रहे हैं कि ये साक्षरता जो है 2% गिर करके 57% आ गई।
क्रिश्चियनिटी में ये कह रहे हैं कि 2001 में, ये तो बहुत चौंकाने वाले इन्होंने दिए हैं, 2001 में क्रिश्चियनिटी में 74% था, जबकि 2001 में 80% था। 2011 में यह आंकड़ा जो है 74% ही बचा। सिखिज्म में यह आंकड़ा कितने प्रतिशत था? तो 2001 में जो है ये 70% था, जबकि 2011 में यह आंकड़ा 70% से बढ़ करके 67% हो 67% हो जाता है, 67 हो जाता है। वहीं पर बौद्धों में अगर कहा जाए तो 2001 में यह 73% था, जबकि 2011 में यह 71% हो गया। और जैन में जो कि 94% था, अब वो कहां पर आ गया? वो घट करके आ गया 86%। जबकि ये कह रहे हैं कि कुल साक्षरता कितनी है, तो कुल साक्षरता जो है, यानी कि अगर कुल साक्षरता को हम देखें तो 2001 में कुल साक्षरता ये 65% दे रहे हैं, जबकि 2011 में कुल साक्षरता 74% दे रहे हैं। ये संभव कैसे? जब सबका जो है आंकड़ा गिर रहा है, तो कहीं न कहीं यहां पर कुछ प्रिंटिंग में तो गड़बड़ी है, बड़ा लोचा है। ये आप लोग मानेंगे? सर 2001 वाला डाटा नहीं दिख रहा सर। 2001 वाला डाटा दिख नहीं रहा। 2001 का डेटा मेरे पास है ना। 2001 का डेटा जो है, ये पीडीएफ अगर आप देखेंगे, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। ये पीडीएफ देखिए जो मैंने खोल रखा था। सॉरी, ये सर 2000 मैं हेलो, हाँ बोलो। 2011 वाला साक्षरता दर सही है सर, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन मैंने सर्च किया तो वहां पे भी यही बता। वो लोग एक ही जगह से उठाएंगे, लेकिन बेटा ये कैसे संभव है कि 2001 में जो है कुल साक्षरता दर जो है कम थी, लेकिन अलग अलग धर्मों में ये ज्यादा थी, तो बाकी साक्षरता आई कहां से? कुछ तो गड़बड़ है। आइए जरा सरकारी नौकरियों को हम जो है शामिल करें। सरकारी नौकरियों का अगर आंकड़ा देखें तो मुसलमानों का कितना परसेंट है? तो टोटल आबादी में 2001 में, मैं यहां पर भी पुराना वाला आंकड़ा उठा लेता हूं जिससे कि समझने में आसानी रहेगी हम लोगों को। नाटक हो गया तुम्हारा। डाउनलोड कर लो, डाउनलोड डेटा के नाम से हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब इसी को जो है ओपन कर लें, ये ज़्यादा सही रहेगा। इसको चाहे जितना बढ़ाओ आप 100% तक, अब ये ज़्यादा बेहतर दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पर ये कब की स्थिति दी है? 2006 की। तो 2006 का ही आंकड़ा इसमें भी दिया हुआ है, 2006 का आंकड़ा भी मेरे भी पास है, तो सेम है। अगर इस आंकड़े को ले लें तो 2001 की जनगणना यहाँ पर प्रभावी है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों का परसेंटेज टोटल आबादी में कितना था? 13.5%, जिसमें से कि आईएएस में अगर 100 आईएएस है तो उसमें से कितने आईएएस मुसलमान होंगे? 3। आईपीएस मुसलमान ज्यादा बनते हैं, 4। आईएफएस 1.8, पीएसयू में 3.3, राज्य स्तरीय पीएसयू में 10.8, क्योंकि कई जगहों पर मुसलमान पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं, जबकि बैंक और रिजर्व बैंक में इनकी स्थिति 2.2% है। यानी कि जो आबादी है उसके मुकाबले मुसलमानों का देश के सरकारी नौकरियों में परसेंटेज बहुत कम है। यही जो है कुल मिलाकर के ये आंकड़े कह रहे हैं। अब
सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है। इसको पढ़ने से तो हम लोग का कोई मतलब है नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे की क्या रीजन है। तो इसके पीछे की जो है, आइए रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, ये जानना बहुत जरूरी है। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 6 से 14 साल के उम्र के बच्चे 25% या तो कभी स्कूल गए ही नहीं या फिर किसी मदरसे में पढ़े, क्योंकि सच्चर कमेटी अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई थी। तो 25% बच्चे, मतलब कि वो मूल शिक्षा से कभी जुड़े ही नहीं। ये यहां पर ये कह रहे हैं कि सच्चर समिति का जो है कब गठन किया गया था, 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई थी यह कमेटी। और ये कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है, कहती है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर से मुस्लिम समुदाय, वह हाशिएकरण पर चली गई है। और ये कहते हैं कि इसकी जो है स्थिति जो है मुसलमानों की, वह SC/ST वर्ग से मिलती जुलती है, कुछ लगभग उनके जैसी ही है। अब ये कह रहे हैं कि जैसे कि 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफी कम स्कूल जाते हैं। ये आंकड़ा देकर के इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। इसके आगे भी ये कहते हैं कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के काफी अलग हो जाते हैं। जैसे मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी, फैज टोपी किसको बोलते हैं, वही जो जालीदार टोपी पहनी जाती है उसको फैज टोपी बोलते हैं। फैज टोपी इसको क्यों बोलते हैं? बोलते ही होंगे, मुझे खुद भी नहीं पता। आप में से किसी को पता होगा तो बताइएगा। तो कहते हैं कि ये प्रचलन इनके यहाँ काफी भिन्न भिन्न हो जाते हैं, चलन दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोगों की क्या, देश के प्रधानमंत्री भी पहनावे के आधार पर उपद्रवियों को पहचानते हैं। अब सोचिए कि कक्षा 8 के बच्चे को बताया जा रहा है कि आप पहनावे के आधार पर पूर्वाग्रह मत करिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो है वह जनता से कहते हैं कि पूर्वाग्रह को बचा करके रखिए। ऐसे देश का भगवान ही मालिक है। फिर तो क्या प्रधानमंत्री ने कक्षा 8 पढ़ा नहीं था? पढ़ा होगा, नोट्स बना के पढ़ा होगा। आशीष सर की क्लास उनको नसीब नहीं हुई थी। अभी रिटायर हो जाए तो पढ़ सकते हैं कि हम बाकी लोग जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। कक्षा 7 में भी अंसारी परिवार की कहानी आपने पढ़ी थी कि जब वो मकान ढूंढ रहे थे। मुसलमानों की इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते हैं वहां से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका अब एक नया शब्द मिल रहा है, घेटोआइजेशन होने लगता है। ये घेटोआइजेशन शब्द का मतलब क्या है? आप में से कोई बता सकता है मुझे, बिना गूगल किए हुए? कोई नहीं बता सकता? घेटोआइजेशन जरा लिखिए तो आप लोग, घेटोआइजेशन क्या होता है? घेटोआइजेशन से अभिप्राय है कि जब किसी
जब किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को बाकी समुदाय से अलग थलग कर दिया जाता है, क्या लिखा, कोई पढ़ करके बता पाएगा मैंने क्या वाक्य बनाया है घेटोइजेशन के लिए? कोई बता सकता है आप में से? लाइन बोल दे कि मैंने क्या बोला। किसी अल्पसंख्यक समुदाय को बाकी समुदाय से अलग थलग किया जा सकता है। हाँ, घेटोइजेशन से अभिप्राय है, मैंने ऐसे कुछ बोला था। यस सर। तो बेटा जरा पूरा लैंग्वेज। घेटोइजेशन से अभिप्राय है जब किसी अल्पसंख्यक समुदाय को बाकी समुदाय से अलग थलग कर दिया जाता है। जरा लिखिए नोट। किसी अल्पसंख्यक समुदाय को अलग करके उनके लिए जो रहने की व्यवस्था की जाती है, उसे घेटो बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? घेटो बोलते हैं। उसे घेटो बोलते हैं और इस जगह के नाम पर ही इस प्रक्रिया को घेटोइजेशन बोलते हैं। सर बुक के लास्ट में तो सर घेटोइजेशन का मतलब दिया है सर इलाके या किसी बस्ती से दिया है सर, इलाका या कोई बस्ती से। किसमें दिया है? ऐसे सब इसी बुक में सर लास्ट पेज पे है सर। इन सब के बच्चे के लिए बोल रहा है, मैं तो उसके लिए बोल रहा हूँ ना कि जब आपको सोशल जस्टिस वगैरह में लिखना होगा तब कैसे आप लिखेंगे। जी सर, है ना? तो आप पढ़ करके देखिए कि ज्यादा सटीक, आप ज्यादा बढ़िया नंबर किससे लाएंगे। ठीक है ना? कभी कभी यही जो प्रक्रिया होती है, पूर्वाग्रह कभी भी होंगे, वो हमेशा अंततः विभाजन के कारण बनते हैं, घृणा और हिंसा को जन्म देते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर एनी ए फारूकी का जो है वो स्टेटमेंट पढ़िए। मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। कुछ दिन पहले रमजान के दौरान वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई जिसने जल्दी ही सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे। हमने परंपरागत कपड़े यानी कि सलवार कमीज पहनी थी। कमीज भी बोलते हैं इसको, समीज भी बोलते हैं, ऊपर जो कुर्ती जैसा पहनते। मेरा भाई शेरवानी पहने था। घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदल करके जींस और टी शर्ट पहन लें। अब जबकि सब कुछ ठीक है तो हमें हैरत होती कि कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया। क्या यह हमारे पहनावे से हमारी पहचान का पता चल जाती है, और क्या यही पहचान सारे खतरों और भेदभाव की जड़ है? सवाल है, सोचिएगा आप लोग, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये हाशियाकरण किस तरह से हो जाती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि
मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं, जबकि आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो एक आंकड़ा है जो हमारे सामने गलत हो जाता है। मैं तो बहुत सारे मेरे मुसलमान दोस्त ऐसे हैं कि जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, और बहुत सारे मेरे जो है ऐसे हिंदू पंडित दोस्त हैं कि बिना नॉनवेज के उनका काम ही नहीं चलता। हालांकि नॉनवेज खाने को मैं कभी भी धर्म से जोड़ करके नहीं देखता। सर गेटोइजेशन क्लियर नहीं हो पाया सर। जब किसी समुदाय को आप अपने जो है मूल जो समाज है उससे अलग करके कहीं पर बसा दें या उनको वहां पर रहने के लिए विवश कर देते हैं, तो उसी जगह को घेटो बोलते हैं। तो घेटोइजेशन क्या हो गया कि जब किसी समाज के एक वर्ग को आप बिल्कुल अलग थलग करके कर दें तो उसको घेटोइजेशन बोलते हैं। इसमें कहाँ दिक्कत हो रही है इस बात को समझने में? कश्मीरी पंडितों को किया गया था उसको भी बोलेंगे? क्या बोल रहे हो? फिर से सवाल पूछो। वो बोल रही थी कि कश्मीरी पंडितों को जो किया सर कश्मीरी पंडितों, तब घेटो शब्द नहीं है, क्योंकि उनको कहीं पर रहने के लिए, उनको ना रहने के लिए मजबूर किया गया। घेचो का मतलब होता है कि आप जैसे कि आपके यहाँ गांव में जो दलित परिवार होता है उसको आप क्या करते हैं कि उसको गांव के सबसे किनारे की तरफ ढकेल देते हैं, तो वो जो दलितों का जो निवास होगा वो घेटो कहलाएगा, और वो जो उनको गांव के किनारे की तरफ ढकेल दिया जाना उसको घेटोइजेशन कहा जाएगा। लेकिन कश्मीरी पंडितों का तो हालत बहुत बुरा किया गया ना, उनको तो रहने ही नहीं दिया गया, तो घेटो कैसे हो गया? अगर उनको यही कहा जाता कि तुम कश्मीर के किसी एक हिस्से में केवल रहो तब तो घेटो होता। उनको तो जम्मू कश्मीर में रहने ही नहीं दिया गया। बड़ी हृदय विदारक घटना है वो तो, रहने ही नहीं दिया गया। थोड़ा सा बुरा लग रहा है सर ये वाला भी, मतलब जो आप बता रहे घटोइजेशन के लिए वो भी थोड़ा पता लग रहा है कि मुस्लिमों के साथ ऐसा होता है। पहले तो तुमने घेटोइजेशन को सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों देखा? घेटोइजेशन जो है, अब जैसे कि चलिए मैं यूपी से हूँ, आप बिहार से हैं सूरज, हम चलिए जरा परवेज के जो है राज्य में चले, तो परवेज के राज्य में हम लोगों को क्या सामान्य रूप से बसने दिया जाएगा? अगर हम लोग दिहाड़ी मजदूर वगैरह होंगे वहां पर लोग रोकेंगे हमको। सर यहाँ पे जो बिहारी मजदूर आते हैं उसको अलग थलग किया जाता है, यानी जो बस्तियां ऐसी होती है जहाँ पे दुर्गंध या बहुत खराब बस्तियां। सबको पता है कि अभी जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे तो कैसे जो है गरीबी को ढक दिया गया था, तो ये हम जानते हैं कि कैसे होता है। तो तमाम जगहों पर, तो अब वहां पर जो घेटोइजेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है? अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों का हो रहा है। तो घेटोइजेशन सिर्फ मुसलमानों को लिखा है सर, जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे, जिससे उनका घेटोइजेशन होता है। ठीक है सर। ये कहाँ लिखा है जिन इलाकों में रहते हैं? ये एनसीईआरटी बनाया कमेंट सर, हालांकि वो ठीक है सर, आप लोग वहीं पे जा रहा है, ये अब समझ में आ गया। घेटोइजेशन का मतलब कि वो किसी अविकसित जगह में रहने लग जाए। हाँ, और उनको एक अलग कोना दे दिया है। जैसे कि बूढ़े माँ बाप को हम लोग दे देते हैं, बूढ़ा माँ बाप कहाँ रहता है उसको भी घेटो दे देते हैं। घेटो रहने की जगह है, कोई कमरा, कोई सर्वेंट रूम, कोई ऐसे ही बाथरूम के बगल में सीढ़ियों के नीचे, ऐसे तो रहने के लिए दे देते हैं।
तो वो क्या है, उसी घर में माँ बाप के लिए घेटो है, और बच्चे क्या करते हैं, घेटोवाइजेशन कर देते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने घेटोवाइजेशन किया कि नहीं कभी किसी का? हमारे जगह तो ऐसा होता है सर। जब आप लोग अपने माँ बाप को मार करके बाहर निकाल देंगे तो घेटोवाइजेशन होगा। सर जो फेस टोपी है उसके बारे में बताना चाहते हो। तो तुलसी श्लोक जो पहनते हैं ना उसको फेस टोपी कहते हैं, और जो जाली वाली होती है ना उसको नहीं बोलते। फेस टोपी किसको बोलते हैं? जो तुर्की श्लोक पहनते हैं ना, वो बड़ी वाली लाल रंग की टोपी आती है उसको। ओके, ठीक है, ठीक है, उसको। और जो जाली वाली टोपी होती है उसको क्या बोलते हैं? वो जो अलादीन का चिराग वाले में जो अलादीन पहनता है उसे जो है फेस टोपी कहते हैं। यस सर, उसको ही फेस टोपी बोलते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। तो ये चैप्टर जो है इसमें अब हम लोग देखते हैं कि हाशियकरण का परिणाम क्या हुआ है। हमारे देश में कई और भी हाशिया समुदाय हैं, दलित भी इसी तरह से हैं, दलितों के बारे में पढ़ा। तो हम लोग जो है इस तरह से पाते हैं कि जब जब हाशियाकरण किया जाता है तो वह समाज में संघर्ष को जन्म देता है। जैसे जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने भारतीयों का या अफ्रीका में अफ्रीकियों का हाशियाकरण किया था, जो अंततः संघर्ष को जन्म दिया था। तो जब तक समाज में घृणा का भाव रहेगा तब तक हिंसा बना रहेगा। तो आज की क्लास को यहीं पर हम कवर अप कर रहे हैं। कल फिर जो है हम लोग की मुलाकात होगी, सेम लिंक के साथ ही रहेंगे। ये टॉपिक में मुझको इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये कहीं पर पढ़ाया नहीं गया, जबकि सिविल सर्विसेज के लिहाज से बहुत जरूरी है। अगर आप पिछले कुछ सालों के पेपर को उठा करके देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो है थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। इसी तरह से फिलॉसफी की क्लास में भी बहुत स्लो में काम कर रहा हूँ आजकल। तो उसके पीछे भी वजह यह है कि जो टॉपिक है वो फिर कहीं मिलेगा नहीं। सर एनसीईआरटी में घेटोवाइजेशन का एक अलग दूसरे जगह खास परिभाषा भी दिया है सर, सब संकलन कॉलम में। आप यही तो इसमें चलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने भी लगभग वही बात कहने की कोशिश की, लेकिन मैं पढ़ लिया उसको जब अनुज ने बोला तो। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जो परिभाषा मैं दे रहा हूँ सीधे सीधे समझ में आ रही है? सर इसमें ऐसा लगता है कि कोई उसको फोर्सली हटा रहा है वहां से। तो मजबूर शब्द किया जाता है, जब उसको समाज से अलग थलग किया जाता है तो फोर्सिबली ही किया जाएगा ना बेटा। सर सामाजिक हाशियाकरण होने के बाद वो खुद अगर किसी खास इलाके में संयोजित सामाजिक हाशियाकरण अनुसार पहले एक बात समझिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। घेटोवाइजेशन इस प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच में रहने पर उन्हें ज्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहां से निकल पाने के ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं, यानी कि मजबूरी यहाँ पर भी है। पर ये जिस बात को कह रहे हैं ये थोड़ा सा जो है इस मतलब कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो आपको इस लिहाज से मैंने सिंपलीकरण करने की कोशिश की कि घेटोवाइजेशन कह दिए जाने का मतलब ये है कि जब तक आप संतुष्ट ना होइए तब तक इस मुद्दे पे आप बहस करते रहिए, ये जरूरी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि घेटो शब्द कहां पर है, तो घेटो शब्द ये है कि जहां पर किसी समुदाय विशेष के लोगों को रहने के लिए कहा गया। और जो घेटो शब्द का प्रयोग किया गया है ये वस्तुतः जो है जर्मनी में जब यहूदियों को अलग किया गया है तो वहां पर उनको ये इस्तेमाल किया गया, वहीं से घेटोवाइजेशन शब्द चला है। और दूसरा जो मैंने इसमें कहा कि जब आप किसी समुदाय विशेष को आप अलग थलग करते हैं तो अलग थलग जब भी आप किसी समुदाय को करते हैं तो हमेशा वो एक मजबूरी के तहत ही होता है, चाहे वो हिंसा हो,
चाहे भय हो और चाहे फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, या तो लोग खुद हो जाएंगे। जब भी लोग होंगे तो लोग अपने आप को सीमित क्यों करेंगे? क्योंकि उनके मन में डर और भय की भावना होगी। जैसे कि इसको आप ऐसे समझिए कि आप अभी साउथ में चले जाइए, मैं बताता हूँ। साउथ में जब आप चले जाइए तो साउथ में भी क्या होता है कि आप एकजुट होने की, नॉर्थ इंडिया के नाम पर एकजुट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिहार में अगर मैं जाऊंगा तो मैं यूपी के नाम पर एकजुट होने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बिहार के में कुछ आशंकाएं तो बनी ही रहेंगी कि यहाँ पर लोगों का न जाने क्या तरीका होगा। पंजाब में मैं जाऊंगा तो मैं ढूंढूंगा कि हिंदी भाषी लोग कौन से लोग हैं। लेकिन जब तक घेटोआइजेशन कब होगा? घेटोआइजेशन एक्चुअली तभी होगा कि जब लोग एक जगह पर बसने के लिए, इकट्ठा होने के लिए मजबूर हों। अब वो किसी भी आधार पर हो सकते हैं, लेकिन वो मजबूरी होती है तभी आदमी इकट्ठा होता है। बोलिए। मुझे तो इसमें थोड़ा सा मतलब दो अलग तरह का घेटवाइजेशन अब समझ में आने लगा। एक हो गया जो सांस्कृतिक तौर पे होगा, जैसे आप बोले कि हम अगर दक्षिण भारत की ओर जाएं या फिर पंजाब में जाएं तो वहाँ अपने तरह के लोगों को देखेंगे तो सांस्कृतिक आधार पे देखेंगे सर। नहीं, अभी भी आप समझ रहे हैं, वहां पर हम सांस्कृतिक तौर पर क्यों एकजुट होते हैं? क्योंकि रीति रिवाज थोड़े अलग हैं सर, हम अपने लोगों के साथ। एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि ये कि अगर मैं अपने रीति रिवाज जो है उन 4 लोगों के बीच में अगर पूरा करना चाहूंगा जो कि बाकी सबके सब वैसे हैं, तो मुझे आशंका इस बात की बनी रहती कि मुझे पूरा, जैसे अगर मैं बिहार में जाके बस जाऊं तो बिहार में मुझे अपने रीति रिवाजों के ऊपर कोई चैलेंज नहीं लगता है। जी सर, फिर वहाँ भाषा बैरियर होता है सर। हाँ, तो मुझे भाषा बैरियर वगैरह उतना नहीं लगता है, तो वहां पर मुझे इस तरह की जरूरत नहीं है कि मैं सांस्कृतिक आधार पर रहूं। लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे यूपी वाला मिलेगा तो मैं ज्यादा तेजी से उसके साथ कनेक्ट कर जाऊंगा। कारण, इसका क्या कारण है सर? इसका कारण ये होता है कि अपरिचित के प्रति मन में एक आशंका होती है। लेकिन जो यूपी से होगा उसके प्रति एक मनोवैज्ञानिक मैं जुड़ाव महसूस करूंगा कि ये मेरी क्षेत्र से है, तो मैं एक बिहारी के मुकाबले एक यूपी वाले पर अनचाहे तरीके से ज्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर देता हूं। अगर मैं आशंकित हूं, वह आशंका ही होती है, और जब तक उस आशंका को दूर नहीं किया जाएगा तब तक लोग आपस में मिलेंगे जुलेंगे नहीं। मैं इसको एक तरह से और भी समझाऊं, मैं एक समय ऐसा था कि मैं केवल मुसलमानों की बस्ती में था, जहां पर चारों तरफ से मुसलमान थे। तो वहां पर जो है मैं बड़े जोर शोर से अपने धर्म का पालन करने लगा। क्यों मैं पालन करने लगा जोर शोर से अपने धर्म का? क्योंकि मैं वहां पर एक जो है सांस्कृतिक भय मेरे मन में था, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी आ जाती है, पहचान की समस्या उभर जाती है, और वो पहचान की समस्या जो होती है उसको दूर करने की कोशिश करता, तो मैं अपना हिंदुत्व ज्यादा जगाने लगा। फिर जब मैं वापस लौट करके आया तो मुझे ये लगता है कि इसी तरह से एक मुसलमान जब दाढ़ी रखता है, टोपी पहन करके चलता है, तो वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके सामने भी आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या होती है। अल्पसंख्यकों में हमेशा आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या होती है। अगर ऐसा ना होता तो तमाम दुनिया में जो डायस्पोरा बनते हैं, वो डायस्पोरा भी क्यों बनते हैं? वह डायस्पोरा भी इसी आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या को ही निपटाने के लिए बनते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। तो ये खतरा हमेशा हिंसात्मक ही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन घेटोआइजेशन जो मूल रूप से होता है वह विवश किया हुआ होता है। कुछ लोग अपनी मर्जी से जाएं और रहने लगे तो वह घेटोआइजेशन नहीं है। घेटोआइजेशन के लिए व्यवस्था जरूरी है, जो कि आपकी एनसीईआरटी कहने में थोड़ा सा संकोच कर गई।
एनसीईआरटी भी सही तरीके से बोली सर। जब इसमें ये क्लास 7th वाला वो जो अंसारी परिवार को घर नहीं मिल रहा था, उस एग्जाम्पल को दिया तो वो विवश हो जाता है अंसारी परिवार की, हम जहाँ रहना चाह रहे हैं वहाँ पे रह नहीं पा रहे, व्यवस्था तो है वहाँ। लेकिन एनसीईआरटी भी जो तुम्हारा कंफ्यूजन हो रहा है, इसीलिए जब मैंने उसको लिखवाना शुरू किया तो लोगों को रहने के लिए विवश किया। पहले तो घेटो समझो कि घेटो क्यों बना। घेटो जैसे कि अमीर लोग हैं उनको घेटो में नहीं रहना पड़ता है, गरीब घेटो में रहता है, कमजोर रहता है। जैसे कि आपकी शादी होगी जिस दिन, आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल शादी जिस दिन होगी, तो उसमें अनऑफिशियल शादी नहीं होती सर। क्या कहते हैं, अनऑफिशियल शादी भी होती है क्या सर? क्या फेसबुक वगैरह पर नहीं हो जाती है ये? अभी करवा चौथ आ रहा, देखिए कितने लड़के लड़कियां करवा चौथ रखी, पति मानते रहते हैं, ताजमहल पर जाकर के दिख देंगे ये लफ्ज, ये अनऑफिशियल ही तो शादी है ना एक्चुअली। सर इसको शादी कैसे कहेंगे सर? ये तो शादी से काफी अलग है सर। अरे शादी कर लेते हैं लोग, पति पत्नी मानना शुरू कर देते हैं। ये बात अलग है कि वो तलाक बहुत जल्दी हो जाता है। और फिर काम सूत्र के अनुसार विवाह में यानी कि जो दो लोगों के बीच में का संबंध बनता है, वह संबंध सिर्फ जो है सेक्स ऑर्गन्स के जरिए नहीं बनता है, तो वो 64 प्रकार से होता है। वहां पर जो सेक्स के टाइप्स गिनाए गए वो 64 प्रकार के गिनाए गए हैं। और सेक्स किसी के साथ भी आप करिए वो गंधर्व विवाह में माना जाता है भारतीय संस्कृति में, लेकिन आज का समाज उसको ऑफिशियल नहीं मानता है। अगर आपने पैसा देकर के जो है सेक्स किया है तो तब तो ठीक है, किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ किया है, किसी गिगोलो के साथ किया है। लेकिन अगर आपने प्रेमवश किसी के साथ सेक्स किया है तो वो विवाह है, गंधर्व विवाह है, लेकिन ऑफिशियल नहीं माना जाता, नॉन ऑफिशियल। हिंदू धर्म में तो उसको ऑफिशियल ही माना जाता है। मानिए चाहे मत मानिए, इस देश में जो नाम ही पड़ा है भारत से, भारत का जो नाम पड़ा है उनका जन्म कैसे हुआ है? गंधर्व विवाह के जरिए ही तो हुआ है। जी सर, उस समय तो 4 तरह के विवाह की ये व्याख्या थी सर उस समय। किसमें? ये भरत के समय में जो हिंदू संगीति का बात होता है तो उसमें 4 तरह के विवाह की होती है। तो गंधर्व विवाह है उसमें? हाँ जी सर है। भारत के समय में सिर्फ 4 ही प्रकार के विवाह है, ये कहाँ पढ़ लिया आपने? सर वो हिंदू संगीति, प्रथम हिंदू संगीति में याज्ञवल्क्य के द्वारा ये डिफाइन किया गया था, 4 तरह के विवाह को उसमें मान्यता दी गई। हिंदू संगीति ये सब कहाँ से पढ़ लिया भैया? जी याद नहीं कहाँ पे एग्जैक्टली पढ़ा, लेकिन सर वो खोजते वाहियात बात है, हिंदू संगीति कभी हुई ही नहीं है। याज्ञवल्क्य के जमाने में तो हिंदू शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। हिंदू शब्द का प्रयोग तो अरबों के आने के बाद हुआ है ना यार। जी सर वो कोई मतलब संदर्भ लिया होगा, कोई हिंदू संगीति उसको बोला हो, लेकिन उसमें ऐसा कि मतलब याज्ञवल्क्य ने ऐसी कोई संगीति नहीं की है। संगम काल में ऐसी संगीति होती है, नॉर्थ इंडिया में ऐसी कोई संगीति नहीं हुई है। अगर किसी ने भी कहीं पर भी ये लिखा तो गलत लिखा है। ओके सर, है ना, ये पूरी तरह से पता है। खैर छोड़िए सारा मुद्दा। घेटोआइजेशन अब क्लियर है ना? जी सर अब क्लियर है सर। तो 9 बजे फिर मिले। जी सर। तो फिर तब मुलाकात